नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से रोकड़ बही तैयार करने के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। रोकड़ बही कैसे तैयार की जाती है और रोकड़ बही कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। रोकड़ बही की जानकारी। प्रत्येक संस्था, चाहे वो पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था हो या पंजीकृत कंपनी हो या सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद हो, सभी को अपना हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ बही का संधारण करना होता है। रोकड़ बही के दो भाग होते हैं। बाईं ओर आय को दर्ज किया जाता है तथा दाईं ओर व्यय को दर्ज किया जाता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 99 के अनुसार जो भी राशि पंचायत को प्राप्त होगी वह पंचायत की निधि कहलाएगी, जिसमें से नियम अनुसार किए जाने वाले कार्य या सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों पर व्यय किया जाएगा। प्राप्त होने वाली राशि को निकटतम सरकारी खजाने या डाकघर या सहकारी बैंक अथवा राष्ट्रीय अधिसूचित बैंक में जमा किया जाएगा तथा प्रत्येक आय व्यय को रोकड़ बही में दर्ज करना होता है। रोकड़ बही का संधारण करने का दायित्व पंचायत सचिव का होता है तथा प्रत्येक आय व्यय की प्रविष्टि को प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। रोकड़ बही लिखना। ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के प्रारूप 14 में ऑनलाइन रोकड़ बही संधारित की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में इनके सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 में संलग्न प्रारूप 5 पर रोकड़ बही संधारित की जाएगी। रोकड़ बही में प्रविष्टियां आय व्यय की प्रत्येक मद के साथ साथ उसी तारीख को की जाएगी जिस तारीख को आय व्यय होता है। व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक रसीद, जिसे वॉचर कहा जाएगा, पूर्ण व स्पष्ट विवरण देते हुए प्रधान द्वारा प्रमाणित करके उचित फाइल में सुरक्षित रखे जाएंगे। वॉचर पर संख्या दी जाएगी तथा वॉचरों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बदली जाएगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए वॉचर की संख्या 1 से शुरू की जाएगी। सचिव रोकड़ बही को संधारित करेगा और आय व्यय की प्रत्येक प्रविष्टि को प्रधान से अधिप्रमाणित कराएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7(2) के अंतर्गत प्रत्येक मास की समाप्ति पर प्रधान रोकड़ बही के अनुसार नकद अधिशेष अधिप्रमाणित करेगा और रोकड़ बही पर प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा। प्रमाणित किया जाता है कि सचिव के पास पाया गया नकद अधिशेष इतने रुपये था, जो रोकड़ बही में दर्शाए गए अधिशेष से मिलता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7(3) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सचिव पंचायत के पास उपलब्ध निधियों के बारे में बैंक अधिशेष सहित नकद अधिशेष के ब्यौरे देगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पंचायत सचिव द्वारा बैंक पासबुक तथा रोकड़ बही का मिलान किया जाएगा। बैंक पासबुक में कितना पैसा शेष रहता है और रोकड़ बही में कितना पैसा बैंक में शेष रहता है, तो इस प्रकार का जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक पासबुक और रोकड़ बही का पंचायत सचिव द्वारा मिलान किया जाएगा। रोकड़ बही का प्रारूप। रोकड़ बही किस तरह से संधारित की जाती है? रोकड़ बही में कितने कॉलम होंगे? नंबर 1 डेट, नंबर 2 वॉचर नंबर, नंबर 3 चेक संख्या, 4 कैश, 5 हो गया ट्रेजरी अकाउंट, 6 बैंक और 7 पोस्ट ऑफिस। इसमें 7 कॉलम होंगे। मान लो ग्राम पंचायत को 7/3/2024 को 1000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त हुआ है और 1 लाख रुपया स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, तो उसकी एंट्री जो है कैश बुक में किस तरह से की जानी चाहिए? पंचायत सचिव क्या करेगा? 7/3/2024 को कैश बुक ओपन करेगा और कैश बुक ओपन करते समय ग्राम पंचायत ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में नगद शेष कितना रहता है और पासबुक अनुसार शेष कितना रहता है। तो इसमें ग्राम पंचायत के पास जो है
नकद 500 रुपये शेष रहा है और 2 लाख रुपये जो है बैंक में शेष रहता है। तो जो 7/3/2024 को प्रॉपर्टी टैक्स ग्राम पंचायत को आया है उसकी एंट्री कैसे करनी है। डेट 7/3/24 हो गई है। उसके बाद वचन नंबर में क्या होगा, ऑन / 2023/24 R/1। कहने का मतलब ऑन का मतलब ऑन सोर्सेज में प्रॉपर्टी टैक्स जो है ग्राम पंचायत का ऑन सोर्सेज जो इनकम हुई है 23/24 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023/24 और आर का मतलब रिसीट वॉचर और एक का मतलब वॉचर नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो इस तरह से इसकी एंट्री की जानी चाहिए। आगे कैश कॉलम में ग्राम पंचायत को यह 1000 रुपये कैश में प्राप्त हुआ है तो कैश कॉलम में 1000 रुपये लिखना है। इसी तरह से ग्राम पंचायत को 7/3/2024 को जो है स्कूल बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए अनुदान प्राप्त हुआ है तो इसकी एंट्री कैसे करनी है। इसमें भी वोचर नंबर के कॉलम में क्या लिखना है, BASP/23/24/R/1। BASP मतलब जो ग्रांट प्राप्त हुई है वो बैकवर्ड एरिया सब प्लान से प्राप्त हुई है 2023/24 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023/24। आर का मतलब रिसीट वॉचर और एक का मतलब वॉचर नंबर 1, 2, 3 या 4 भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी एंट्री जो है ग्राम पंचायत ने करनी है और ये पैसा जो है RTGS के माध्यम से प्राप्त हुआ है और बैंक में जमा हुआ है तो इसकी एंट्री जो है बैंक कॉलम में लिखी जाएगी और बैंक कॉलम में 1 लाख रुपए लिखा जाएगा। लास्ट में जब भी कैश बुक कंप्लीट हो जाती है लिखकर तो लास्ट में इसका टोटल दिया जाएगा। कैश कॉलम में आ गया 500 ओपनिंग बैलेंस था, 1000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आया, टोटल हो गया 1500। तो बैंक कॉलम में 2 लाख रुपया ग्राम पंचायत के पास ओपनिंग बैलेंस था, 1 लाख रुपया ग्राम पंचायत को ग्रांट प्राप्त हुई है, टोटल हो गया 3 लाख रुपए। अब हम चर्चा करेंगे पेमेंट साइड जो है कैश बुक किस तरह से मेंटेन की जानी है। इसमें भी कैश बुक में कितने 7 कॉलम होंगे। नंबर 1 डेट, नंबर 2 वॉचर नंबर, नंबर 3 चेक नंबर, नंबर 4 कैश, नंबर 5 ट्रेजरी अकाउंट, 6 हो गया बैंक, 7 पोस्ट ऑफिस। इसमें ग्राम पंचायत ने दिनांक 7/3/24 को स्कूल बिल्डिंग पर जो है 60,000 की पेमेंट की है और ऑन सोर्सेज पर स्टेशनरी पर ग्राम पंचायत ने 1000 रुपया व्यय की है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है। जैसे ग्राम पंचायत ने स्कूल बिल्डिंग पर स्टोर की पेमेंट 60,000 रुपये अदा की है तो इसकी एंट्री होगी वॉचर नंबर कॉलम में। जो पैसा खर्च हुआ वो है बैकवर्ड एरिया सब प्लान का BASP/23/24/P/1। कहने का मतलब जो खर्च हुआ है BASP के अंतर्गत खर्च हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023/24। P का मतलब पेमेंट वॉचर और 1 का मतलब वॉचर नंबर 1, 2 या 3। तो इस तरह से इसकी एंट्री करनी है। ग्राम पंचायत ने ये पैसा बैंक से निकाला है तो इसकी एंट्री भी बैंक कॉलम में लिखी जाएगी और कितना लिखना है 60,000 रुपया। ये ग्राम पंचायत ने मस्टोल की पेमेंट अदा की है। पार्टिकुलर में क्या लिख रहे हैं, मस्टोल नंबर इतने की पेमेंट। नंबर 2 ग्राम पंचायत ने जो स्टेशनरी क्रय की है 7/3/2024 को इसकी एंट्री भी किस तरह से करनी है। ऑन / 2023/24/P/1। कहने का मतलब जो पेमेंट हुई है वो ऑन सोर्सेज से हुई है 2023/24 फाइनेंशियल ईयर हो गई। पी का मतलब पेमेंट वॉचर, वो 1 का मतलब वॉचर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है वो वॉचर नंबर लिखा जाएगा और पार्टिकुलर में क्या लिखना है स्टेशनरी क्रय। और क्या ये ग्राम पंचायत ने कैश से क्रय की है तो कैश कॉलम में 1000 रुपये लिखना है। उसके बाद जो इसका टोटल किया जाएगा, टोटल पेमेंट कैश से हुई है 1000 रुपया और बैंक से हुई है 60,000 रुपया। तो क्लोजिंग बैलेंस आया ग्राम पंचायत के पास 500 रुपये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड रहा है और 2,40,000 रुपये ग्राम पंचायत के पास जो है बैंक में बैलेंस रहा है। खाता बही, इसके बाद है खाता बही ग्राम पंचायत ने कैसे मेंटेन करना है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखा खाता इन नियमों के नियम 4(1) के अनुसार 2 भागों में बनाया जाएगा। अर्थात
भाग 1 में खाता क के अनुसार आय शीर्षवार पंचायत निधि के लेखे होंगे और भाग 2 में खाता ख के अनुसार आय शीर्षवार पंचायत निधि के लेखे होंगे। नियम 29(3) के अनुसार रोकड़ बही में जैसे ही कोई रकम प्राप्त की जाती है और लेखा जोखा दिया जाता है तो उसका खाता बही में भी इस प्रभाव की प्रविष्टि सुसंगत संक्षिप्ति में की जाएगी। रोकड़ बही में हम दैनिक आय व्यय को दर्ज करते हैं। यदि हमें मास के अंत में या किसी भी अवधि में किसी एक मद में हुए आय व्यय का विवरण लेना हो तो हमें खाता बही से ही जानकारी मिल सकती है, रोकड़ बही से नहीं। अतः रोकड़ बही के साथ साथ खाता बही को संधारित किया जाना भी आवश्यक है। खाता बही से ही वित्त वर्ष के अंत में वर्ष के आय व्यय, सभा निधि, परीक्षा संतुलन सूची को तैयार किया जा सकता है। खाता बही में नाम व जमा 2 कॉलम होते हैं। जो राशि रोकड़ में व्यय की ओर दर्ज होती है वह खाता बही में नाम में दर्ज होगी तथा जो राशि रोकड़ में आय की ओर दर्ज होती है वह खाता बही में जमा में दर्ज होगी। खाता बही का प्रारूप। खाता किस तरह से मेंटेन करना है, इसमें कितने कॉलम होंगे? तारीख, विशिष्टियां, रोकड़ बही पन्ना संख्या, नाम जमा और अतिशेष। मान लो ग्राम पंचायत को 7/3/2024 को संपत्ति कर कितना 1000 रुपया प्राप्त हुआ है तो उसकी एंट्री क्या करनी है? इस तरह से खाता में लिखना है। सबसे ऊपर मद में क्या लिखना है? संपत्ति कर। संपत्ति कर डेट में 7/3/24, विशिष्टियों में हो गया संपत्ति कर प्राप्त और ये पैसा जो इनकम होती है वो खाता बही में जमा में आएगी। जमा कॉलम में 1000 रुपया और ग्राम पंचायत के पास जमा में कितना बैलेंस भी 1000 रुपया रहा है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ने 7/3/2024 को जो स्कूल बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट आई थी उसको जो है बैंक में जमा किया है और बैंक में उसकी एंट्री कहाँ आएगी? जब खाता बही तैयार किया जाएगा तो खाते में उसकी एंट्री कहाँ आएगी? नाम में। तो नाम में ग्राम पंचायत के पास कितना आ गया? 1 लाख रुपया और बैलेंस ग्राम पंचायत के पास बैंक में कितना आया? 1 लाख रुपया। 7/3/2024 को ही ग्राम पंचायत ने स्कूल बिल्डिंग के लिए 60,000 रुपये की निकासी की और इसकी पेमेंट जो है मस्टोल के रूप में की है। तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी? जो पैसा बैंक से निकाला जाता है उसकी एंट्री जो है खाता बही में जमा में होगी। और इस प्रकार ग्राम पंचायत के पास जो 1 लाख रुपया था 60,000 रुपया उसमें से निकाल दिया है और बैलेंस कितना रहता है नाम में ग्राम पंचायत के पास? 40,000 रुपया। पाठशाला भवन निर्माण। पाठशाला भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को 7/3/2024 को 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ था। तो जो ग्राम पंचायत को इनकम होती है तो वो खाता बही में कहाँ होगा? जमा में उसकी एंट्री की जाएगी और बैलेंस भी ग्राम पंचायत के पास पाठशाला भवन का कितना आया? 1 लाख रुपया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने क्या किया? इस पर जो खर्चा किया वो 60,000 रुपये, पाठशाला भवन पर जो खर्च किया है 60,000 रुपये खर्च किया है। ये बैंक से 60,000 रुपये निकले और पेमेंट की तरफ भी ग्राम पंचायत ने कितना? 60,000 रुपये खर्च किया है। 1 लाख रुपए में से जो 60,000 निकाला, बैलेंस जो है पाठशाला भवन निर्माण का कितना रहता है? 40,000 रुपये जो है इस खाते में शेष रहते हैं। इस तरह से खाता बही जो है ग्राम पंचायत ने मेंटेन करना है। अब है लिखने में गलती को सही करना। यदि हिसाब किताब लिखने में, रोकड़ बही में, रजिस्टर में या वॉचर आदि में कोई गलती हो जाए तो उसे साफ तरीके से लाल स्याही से बिना उसके ऊपर दोबारा लिखे ठीक करना चाहिए। कटिंग को सचिव द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा तथा प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाएगा। नगद शेष रखने का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 1994 के अनुसार सचिव ग्राम पंचायत का कैशियर होगा, जो ग्राम पंचायत के खातों में राशि जमा करने व निकासी करने के लिए सक्षम होगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार
पंचायत सचिव द्वारा 1000 रुपये तक की राशि नगद शेष के रूप में रखी जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17 के प्रावधान अनुसार 1000 रुपये की अदायगी नकद की जा सकती है। 1000 से अधिक की अदायगी चेक या आरटीजीएस या पीएफएमएस के माध्यम से की जाएगी, परंतु पंचायत पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों की अदायगी हेतु उपरोक्त प्रतिबंध नहीं रहेगा। अर्थात पंचायत पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी नकद की जा सकती है। धन्यवाद।